Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about UP टेट नोटिफिकेशन। जैसे कि मैं आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं यूपी टेट की रिगार्डिंग ये सारी बातें करूँगी। यूपी टेट क्या है, यूपी टेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यूपी टेट की एज लिमिट क्या है, यूपी टेट हमारा किस जो यूपी टेट हमारा जो क्वालिफाइड जो हमारे पास सर्टिफिकेट होता है वो किन चीज़ों में अप्लाई होता है, एंड यूपी टेट के बाद हमें क्या जॉब मिलती है, एंड हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं। यूपी टेट कौन दे सकता है, बीएड वाले दे सकते हैं, डीएलएड वाले दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं कवर करूँगी। बस इस छोटे से वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि थोड़े से टाइम में मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। सो कम टू द पॉइंट, यूपी टेट मोस्टली यूपी में होता है, क्योंकि यूपी टेट से आप समझ रहे होंगे कि ये यूपी का ही एग्ज़ाम है। जैसे सी टेट हुआ वैसे ही यूपी टेट होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि सी टेट हमारा सेंट्रल लेवल का होता है, बट जो हमारा यूपी टेट है वो हमारा यूपी टेट जो हमारा है वह सिर्फ हमारे यूपी में चलेगा, बट जो हमारा सी टेट है वो हमारा सेंट्रल की जॉब के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि हम सारी जॉब में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तो टीचिंग जॉब में सभी के लिए सी टेट और यूपी टेट ये सारी चीज़ें बिल्कुल कर ही दी हैं कि आप यदि टीचर हैं तो आपके पास सी टेट क्वालिफाई होना है, इट्स कंपलसरी। और काफ़ी सारे स्कूल्स में अब टीचर भी वही रखते हैं जो सी टेट और यूपी टेट ये सारी चीज़ें क्वालिफाई हों। सो बात तो ये हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि यूपी टेट जो हमारा एग्ज़ाम है इसके बाद हमारी जॉब का कहते हो। यूपी टेट दो तरीके से होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक जूनियर होता है। प्राइमरी 1st to 5th के लिए होता है, और जो जूनियर वाला होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। अब यूपी में क्राइटेरिया ये है कि जो 1st to 5th वाले होंगे उनका डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, और जो जूनियर वाले हैं उनका बीएड होना चाहिए। मीन्स टू से कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि जिसका बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ जूनियर का दे सकता है, राइट। एंड इसके बाद हम आते हैं जैसे एज। तो एज का इतना कोई इशू नहीं है, आपको पहले यूपी टेट क्वालिफाई करना है। 35-40 इसका एज रहता है, आपको पहले क्वालिफाई करना है। इसके बाद आफ्टर दैट आप फिर सुपर टेट देंगे। कब? यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद, जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो गया, फिर इसके बाद आप सुपर टेट देंगे, राइट। बट जो जूनियर वाले हैं उनका देखो मैं नहीं बता सकती कोई भी वैकेंसी, क्योंकि जूनियर क्वालिफाई करने के बाद पहले ऐसा था कि आप दे सकते थे एग्ज़ाम, बट अब जूनियर का इतना कोई नहीं रह गया। हाँ, बट प्रमोशन के लिए लोग करते हैं 6 to 8 वाला है। जैसे प्राइमरी में है तो उनको प्रमोशन लेना है, तो इसलिए वो यूपी टेट ऐसे क्वालिफाई मतलब फिल कर देते हैं कि हाँ चलो मेरा प्रमोशन के लिए ये चाहिए पड़ेगा, राइट। अब आते हैं हम सिलेबस पर। तो हमारा सिलेबस क्या होता है, देखो सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यूपी टेट हमारा जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली जैसे हमारा सी टेट होता है, बट सी टेट में हमारा पेडोलॉजी बहुत आता है। सी टेट हमारा अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम है, बट जो यूपी टेट हमारा एग्ज़ाम है वो कंटेंट के बेस पे आता है। आपको सारी चीज़ों में जैसे कंटेंट होता है ना कि इसकी खोज किसने की, इसके वैज्ञानिक कौन थे, ये जीन प्याजे कहाँ के थे, तो ये फैक्चुअल जो है ना बिल्कुल वही टर्म्स पूछेगा। बट सी टेट ऐसा नहीं पूछता, सी टेट की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। सी टेट थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि आपके सामने यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको सारे पेडोलॉजी ज़्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब है सी टेट में ये चीज़ें कम होती है। सी टेट देखा जाए तो जो सी टेट वाला एग्ज़ाम है वो यूपी टेट का तो फिर भी बहुत ईजी एग्ज़ाम है, बट सी टेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड अब सिलेबस की बात करें, हाँ, तो जो यूपी टेट में है ना, यूपी टेट में देखो 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। एंड हिंदी जो इंग्लिश है, इंग्लिश एंड संस्कृत में से कॉमन होता है, आपको जो भी चूज़ करना हो। तो हिंदी इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ आपका, इसमें हो गया मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, ये हो गया। 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ओवरऑल 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे सीडीपी हुआ तो 30 मार्क्स का, इंग्लिश हुआ तो 30 मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स का ओवरऑल सारा सब्जेक्ट होता है। अब इसमें अब यही बात हम जूनियर में करें तो जूनियर में भी देखो हिंदी सेम रहेगा हमारा,
इंग्लिश और संस्कृत में से हमें लैंग्वेज में से चूज़ करना पड़ता है कि हमें इंग्लिश लेना है या फिर हम संस्कृत में ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जैसे आपका ये दो चीज़ें कॉमन हो गई। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका साइंस आ जाएगा, आप मैथ्स के हैं तो आपका मैथ साइंस मैथ वही आ जाएगा। बट आप कॉमर्स के हैं तो फिर आप सोशियोलॉजी वाले में फिल कर पाएंगे, और जिनका आर्ट्स है वो भी फिर सोशियोलॉजी फिल करेंगे, मीन्स टू से एसएसटी वाला। देखो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो हमारा बीएड होता है ना, हमने किस से किया, जैसे हमने ग्रेजुएशन बीएससी से की, हमने बीकॉम से की, हमारा आर्ट्स था बीए था, तो उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म फिल होता है यूपी टेट का जो जूनियर वाला होता है, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो जूनियर में एक चीज़ होती है, जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरा एसएसटी होगा एसएसटी में, लेकिन जो मेरा एसएसटी आएगा वो मेरा 60 मार्क्स का आएगा। एंड सारे सब्जेक्ट मेरा हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ एंड मेरा सीडीपी हुआ, ये सारे आएंगे मेरे 30 मार्क्स। ओवरऑल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे जूनियर हो या फिर प्राइमरी हो। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हाँ तो SC ST OBC इन सब का होता है 82। मोस्टली जनरल वालों के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी 82 से 83 आए तो आप फेल हो गए, अदरवाइज आप SC ST OBC हैं तो आप पासिंग ही माने जाएंगे, पास ही माने जाएंगे। देखो हाँ, बट इसमें नंबर का रोल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो यूपी टेट प्राइमरी वाला है वो जाकर हमें सुपर टेट में देना होता है, तो सुपर टेट में उसमें हमारे नंबर काउंट होते हैं। जैसे हमारी यूपी टेट में जितने मार्क्स आए, 150 का एग्ज़ाम, 150 का हमारा क्वेश्चन पेपर है, बट हमारे 130 मार्क्स आ गए, तो फिर जैसे 130 मार्क्स आ रहे हैं तो सुपर टेट में ना फिर हमें इसका बेनिफिट मिलता है। ये सी टेट जैसे क्राइटेरिया नहीं है, सी टेट में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स मतलब क्वालिफाई, आप क्वालिफाई हैं, आपका 82 है तो आप क्वालिफाई हैं, आपका 90 है तो आप 90 क्वालिफाई हैं, क्योंकि सी टेट का से कोई लेना देना नहीं है। बट यूपी टेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सुपर टेट में आपके लिए बेनिफिट मिलता है। यदि आपकी यूपी टेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, प्री में अच्छे मार्क्स, तो फिर आपको सुपर टेट देने को मिलता है। सुपर टेट ये प्राइमरी वाले के लिए होता है, जूनियर के लिए तो अभी ऐसा कुछ नहीं बना है। देखो यूपी टीजीटी पीजीटी का भी जो एग्ज़ाम था वो भी डिले पड़ा है, अभी वो भी नहीं हुआ। एलटी ग्रेड का फॉर्म तो फिल हो गया, अब एग्ज़ाम का देखते हैं कब एग्ज़ाम होता है, उसका भी हाँ लेकिन आएगा। हाँ एक चीज़ और, जितने भी कैंडिडेट यूपी टेट वाले हैं तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मे भी ये देखो ये भी 2 से 3 4 काफ़ी टाइम बाद ही वैकेंसी आई है। 2021-22 में तब एग्ज़ाम हुआ था इसका। इसके बाद ये लोग जनवरी, राइट, जनवरी में 29 to 30 इन्होंने ऑफिशियल भी निकाल दिया है कि ये एग्ज़ाम करा लेंगे, तो ये करा लेंगे तो मतलब करा लेंगे। आप ये सोच कर चलिए कि मुझे है ना मुझे अभी से स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी। देखो स्टडी में बिल्कुल इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद भी दिया है एंड मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, मैं सच आपको बताऊं। और दूसरी बात यह है कि एकदम से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा कैसे होगा। आप कंटेंट पढ़िए, आप सीडीपी की थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़िए, आपका जो मैथ जो भी सब्जेक्ट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कीजिए। आपके पास 6 to 8 की एनसीईआरटी होगी, आप उनको पढ़िए। आपके पास नहीं है, आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। अब कहाँ से पढ़ना है, बहुत से लोग कोर्स परचेज़ कर, हाँ मैंने कोर्स परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे जिस टाइम पे मैंने तैयारी की थी शायद मेरे पास उतना गाइडेंस नहीं था, तो मैंने कैरियर वेलअप से कोर्स परचेज़ किया था एंड मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे और क्वालिफाई मार्क्स से मेरे काफ़ी ज़्यादा थे, तो मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। आप चाहो तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, यू कैन चॉइस। बट अब तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आप वैसे भी कर सकते हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बट चीज़ों को एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ना। विदाउट थ्योरी आप सोचेंगे कि हम कवर कर लें तो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको PYQ सॉल्व करना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आफ्टर दैट आप PYQ को सॉल्व कीजिए। PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारे पेडालॉजी का रोल इसमें कहीं भी नहीं है, हमारा पूरा कंटेंट आना है बस। सीन पियाजी कौन थे, वाइगोत्स्की कौन थे, स्किनर कौन थे, इंटेलिजेंस थ्योरी हो गई हमारी, NEP हो गई, RDT हो गया, NCF हो गया, ये हमारा CDP है। हिंदी आपको पता है, संज्ञा सर्वनाम, ये उपसर्ग, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश आपको वही ग्रामर है अपना,
फिर थोड़ा सा ग्रामर से हट के थोड़ा सा सोचो तो मेथड्स वगैरह हो गया, LSRW हो गया, NEP हो गया, RT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अप्रोच वगैरह हो गए, डिसेबिलिटीज़ वगैरह भी है पूछी जाती है, इंग्लिश में भी है। मतलब मीन्स टू से कहने का मतलब ये है, देखो कोई भी चीज़ पढ़ो थोड़ा डिटेल से पढ़ना। यूपी टेट ऐसा एग्ज़ाम है जो डिटेल से ही कंटेंट को उठाता है कि किसने क्या पूछा, ये कहाँ हुआ, ये फैक्चुअल उठाता है। और हिंदी जैसा हिंदी सेम है वैसा ही इंग्लिश है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, डोंट वरी, आप संस्कृत में कंफर्टेबल है, आप संस्कृत को ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट आपकी जो मेथड, जो पेडालॉजी थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें देखो, NEP सेम है, RT सेम है, जो भी चेंज नेस है वो सारे सेम है, वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको NCERT पे फोकस करना है एंड बस अपने सिलेबस को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, पलटना नहीं है पेजों को, डिटेल से प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़िए एंड जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं वो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। इंग्लिश का हुआ छोटे छोटे चीज़ों का सेशन बना के मैं आपको बता दूँगी। CDP का मुझे जहाँ लगता है इम्पोर्टेंट मैं आपको वहाँ बता दूँगी। मोस्टली मुझसे जितना बन पाएगा वो मैं करूँगी, लेकिन YT पे भी काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल है। हिमांशी मैम की हो गई, RW हो गया, टारगेट विद, मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, सचिन अकेडमी भी है। जिनका आपको अच्छा लगे एक एक क्लासेस सबकी लेकर देख लीजिए। देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती, किसी को कहीं का समझ में आता है, किसी को कोई चीज़ कहीं समझ में आती है, किसी को हिंदी किसी का अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश किसी का अच्छा लगता है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, जैसे आपको जिसका भी अच्छा लगे आप उस चीज़ को फोकस कीजिए। देखिए मुझे किसका अच्छा लगा, मैंने किसका पढ़ा, मैंने कहा ना सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका सबका अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है मे बी। सो आप विदाउट टाइम वेस्ट करें अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए एंड मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि टाइम का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। डेली आप टाइम निकाल कर पढ़िए, आप हाउस वाइफ है तो भी आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट ही उठाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट उसको पढ़िए, डेवलपमेंट पढ़िए, ग्रोथ पढ़िए, फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़िए, है ना, सोशल पढ़िए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है CDP ऐसे रट गई चीज़ें पढ़ पढ़ के आपको भी ऐसे याद हो जाएंगी, जैसे मैं बता रही हूँ ना, विदाउट बुक के बिल्कुल कैमरे के सामने बता रही हूँ, आपको भी चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ये तो पता हो जाता है कि हमें किताबें देखने की या पलटने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, अभी से कंटिन्यू कोशिश कीजिए। देखो जो हाउस वाइफ है या फिर जो वर्किंग वूमेन है, इतना तो टाइम नहीं मिल पाता कि हम 6-6 8-8 घंटे पढ़ पाएँ, बट मिनिमम ये कि 2-3 आवर्स निकालिए और सभी सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मे बी हमें प्री YQ भी सॉल्व करने हैं एंड UP टेट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो मे बी कि इसके बाद सुपर टेट भी आपको देखने को मिल जाए। जो भी DLED वाले या BTC वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो UP का तो आपको पता ही है टीचिंग में। सो अभी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए कि अदरवाइज़ आपका UP टेट क्वालिफाई हो जाता तो फिर आप नेक्स्ट सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो बस यही था आज का, मैंने UP टेट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, सिलेबस से लेकर, एज से लेकर क्या पढ़ना है, कहाँ से लेकर कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें ओवरऑल बता दी। NCERT पर फोकस कीजिए, NCERT न्यू एडिशन भी आ गया है, उसको पढ़िए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल मिल जाएंगी। बिल्कुल जैसे NCERT की किताब में देखोगे ना लाइन कि चावल सबसे पहले कहाँ मिला, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से आते हैं ना। सो आप अपनी पढ़िए एंड जो भी डाउट हो आपका वो कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपका आंसर उसको दूँ। एंड यदि मुझे कहीं लगा, आपको ऐसा लगा कि शायद आपके इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। एंड बस काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी एंड फीस वीस की कोई ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए एंड बिल्कुल हैप्पी होकर, भी पॉजिटिव होकर, ये मत सोचिए कि कैसे होगा,
सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि थिंक पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। हमारे सोचने से बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।